कल हमने कुछ बातें, बेसिक चीजें पढ़ी थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से। और मैंने आपको एक हेड्स ऑफ इनकम, टोटल इनकम, डिडक्टिबल अलाउंसेस, टैक्सेबल इनकम, लाइबिलिटी, विथहोल्डिंग टैक्स, इसके बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। ये है जी डिडक्टिबल अलाउंसेस, आपके सामने कंप्लीट मैंने कर दी थी 3 चीजें। ठीक है जी। किसी को अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई परेशानी है तो प्लीज। क्लियर है जी सबको बात? जी, यस, एजुकेशन पर्पस के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंसेस, दैट्स इट। ठीक है। अब जी नेक्स्ट हमें जो बात पढ़नी है दैट इज टैक्स क्रेडिट। क्या है जी? टैक्स क्रेडिट क्या होते हैं भाई? टैक्स क्रेडिट सेक्शन 61 से लेके 63, 63A, जो आपके काम की चीजें इंडिविजुअल के लिए, 65B, 65F, ये 4 से 5 कुछ टैक्स क्रेडिट्स हैं जो आपको मैंने अभी बताने और पढ़ाने हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं जी टैक्स क्रेडिट। पहला टैक्स क्रेडिट एक ऐसी एक्टिविटी जिसके आपको ऊपर क्या मिलेगा जी? टैक्स क्रेडिट। मतलब अगर आप सेक्शन 61 के तहत दिए हुआ कोई काम करते हैं तो आपको इजाजत दे दी जाएगी कि आप कुछ स्पेसिफिक अमाउंट अपनी टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस कर सकते हैं। टोटल इनकम में से नहीं, टैक्स लाइबिलिटी में से। तो कल मैंने आपको जो बात बताई थी यहाँ पे, वो यही बताई थी कि टैक्स क्रेडिट आपकी टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स पेबल में से माइनस होता है। डिडक्टेबल अलाउंसेस आपकी टोटल इनकम में से माइनस होते हैं। क्या कह रहे हैं सर? चले जिंदगी आसान करता हूँ आपकी, अब देखिए जी प्लीज। टैक्स लाइबिलिटी में से विदहोल्डिंग टैक्स को लेस किया और टैक्स क्रेडिट को लेस कर दिया। ये काम मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये काम भी बता चुका हूं। आप बताना सर ये है। इसी में पहली चीज है जी चैरिटेबल डोनेशन। सर मैंने आपसे वहां बात की थी किस चीज की? जक़ात की। जक़ात इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए वही है जो बैंकिंग चैनल के थ्रू आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं जक़ात इनिशियल ऑर्डिनेंस के तहत। अब सेक्शन 61 के तहत आप किसी भी इदारे को क्या दें? जक़ात दें, सदका दें, फितराना दें जी, खैरात कर दें, कुछ भी कर दें, सेक्शन 61 के पर्पस के लिए वो हमेशा आपका टैक्स क्रेडिट ही काउंट होगी। उसका डिडक्टेबल अलाउंस से कोई लेना देना नहीं है। मैंने जक़ात गवर्नमेंट को नहीं दी, जक़ात जाके मैंने इंडस हॉस्पिटल में पे कर दी। मेरे लिए शरई तौर पर वो जक़ात है, लेकिन टैक्स के कानून के मुताबिक वो जक़ात नहीं है। वो कहाँ जाएगा? सेक्शन 61 में चैरिटेबल डोनेशंस के अंदर। उसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा जी? क्रेडिट मिलेगा। मैं उसे अपनी टोटल इनकम में से माइनस नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी बात जो आपने डिफरेंस याद रखना है, वहां पर जिस जक़ात की बात हो रही है वो बैतुल माल की है, जक़ात नुशर ऑर्डिनेंस के तहत। यहां जिसकी बात हो रही है यहां पर जक़ात भी हो सकती है, सदका भी हो सकता है, खैरात भी हो सकती है। क्लियर है जी बात? अब
सेक्शन 61 कह रहा है कि भाई अगर कोई बंदा किसी बंदे को क्या दे दी, डोनेशन, किन लोगों को, किसी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को दे दे, मतलब आपने कराची बोर्ड में जाकर डोनेशन दे दी भाई, इंटर बोर्ड ऑफिस जाके आपने डोनेशन दे दी उनको भाई, बहुत शदीद जरूरत है उन लोगों को, ठीक है। उसके बाद कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलाती हो, कराची यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, क्या है जी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। इनको अगर आप जाके चैरिटी करते हैं तो उस पर आपको क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट, इजी एंड सिंपल। फिर दूसरी बात, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, रिलीफ फंड एस्टेब्लिश और रन इन पाकिस्तान बाय फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्या मतलब इस बात का, किसी भी किस्म का तालीमी इदारा, कोई हॉस्पिटल, कोई रिलीफ फंड, जैसे आपके अभी जो फलस्तीन के अंदर जो वाकयात चल रहे थे उसके लिए रिलीफ कैंप लगा होता था, पाकिस्तान में सैलाब ऑलमोस्ट एवरी ईयर आ जाता है, उसके लिए जी रिलीफ फंड, कोविड आया था जी, जिन लोगों की जॉब चली गई थी उनके लिए जी रिलीफ फंड्स। तो डिफरेंट रिलीफ फंड्स बनाती है गवर्नमेंट, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो प्रोविंशियल हो। उनको जब आप जाके चैरिटी करते हैं तो सर उसके ऊपर भी आपको क्या मिलता है, टैक्स क्रेडिट। इसी तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड है और सेक्शन 100C के अंदर कुछ कंडीशंस लिखी हुई है कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने वो कंडीशन मीट करनी है। तो ऐसे आपने क्या करना है जी, ऐसे इदारे को, ऐसी एनपीओ को, ऐसी एनजीओ को जब आप जाके चैरिटी देंगे सर तो क्या होगा जी, आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जैसा कि सर सैलानी, ईदी, डिफरेंट जो हमारे पास ट्रस्ट हैं या एनपीओ है, जिंदगी आसान करने के लिए सेक्शन 61 कह रहा है भाई 13 शेड्यूल के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस लिखे हुए हैं ना, अगर आप उनको डोनेशन देंगे तो क्या होगा जी, आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगी। अब 13 शेड्यूल में हमारे पास हम देख लेते हैं कौन से इदारे हैं जी, मशहूर मशहूर बता देता हूँ जी। टीसीएफ का नाम सबने सुना है, नजर आ रहा है जी आप सबको। और जी हमारे पास फातमीद फाउंडेशन, अल शिफा ट्रस्ट, सबसे ज्यादा जरूरतमंद सीपीएलसी, उसके बाद जी शौकत खानम, एनआईसीबीडी, बागे कायदे आजम प्रोजेक्ट, इनकी भी फाउंडेशन है भाई, टैक्स भी लेंगे और चैरिटी भी। चैरिटी तो वैसे भी इनको जाती है ऑफिशियल चैरिटी, जो लोग फंस जाते हैं बेचारे, ठीक है जी। इंडस हॉस्पिटल, अजीज तबा फाउंडेशन, एसआईयूटी। तो इस शेड्यूल के अंदर ऐसे बहुत से इदारे हैं जो बड़े ऑथेंटिक है, तो अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको डोनेशन दे दें, डोनेशन तो आपने देनी ही है, और आप उसका टैक्स क्रेडिट भी ले लीजिए, सिंपल एंड क्लियर। समझ आ गई बात। अब जो इसमें बात, तीसरी जो बात जो मैं आपसे करने लगा हूं कि भाई टैक्स क्रेडिट मिलेगा कितना, वहां 100% की कहानी थी। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक कंडीशंस दी हुई थी तीन, विच एवर इज लोअर वाला फॉर्मूला था। यहां पर उन्होंने सर एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला दे दिया जी। ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला मैं ना आपको समझाऊंगा ना पढ़ाऊंगा, क्यों,
ऐसा क्यों? जी, तो टैक्स क्रेडिट कैसे लोगे बेटा? अगर यूज नहीं में नहीं आता तो टैक्स क्रेडिट कैसे लोगे? बात सिर्फ सिंपल सिंपल सी इतनी सी है भाई, हम इस वक्त बैठे हुए प्रैक्टिकल टैक्स ट्रेनिंग के अंदर। आपने कौन सा सीए का पेपर देना है, एसीसी का पेपर देना है? क्या आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है? रियल लाइफ में जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप ये कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे। आपने जस्ट जाके डोनेशन की अमाउंट एंटर करनी है, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी इनकम को आपके एक्सपेंसेस को देखते हुए क्रेडिट कैलकुलेट कर लेगा। उसके पीछे यही फॉर्मूला इनकॉर्पोरेट है। इसे यस, एवरेज रेट ऑफ टैक्स का फॉर्मूला कहते हैं। अगर कोई बंदा पढ़ना चाहता है, सर जाके ऑर्डिनेंस खोले, इस फॉर्मूले को समझ लो। क्योंकि अगर मैं इसको समझाने के लिए बैठा तो मजीद आधा घंटा निकल जाएगा। क्लियर हो रही है बात? हमें चीज पता होनी चाहिए कि हमें टैक्स क्रेडिट किस पर मिलेगा। सेक्शन 61 मैंने आपको बता दिया। किन इदारों के तहत मिल रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। कितना मिलना है वो भी सिस्टम ने आपकी जिंदगी आसान कर दी। रिटर्न ओपन करे, वहां जाके लिखे, कैलकुलेट कर ले। अब कैसे हो रहा है उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्म। क्लियर हो रही है बात? सब क्लियर है? हाँ जी, सब क्लियर है। अच्छा जी, दूसरी बात, सेक्शन 63, कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड, ये क्या होता है जी? व्हाट डज अप्रूव्ड पेंशन फंड? हम्म। कोई किसी बंदे ने कभी किसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट की म्यूचुअल फंड्स में, तो वहां पर सर एक और स्कीम भी वो आपको ऑफर करते हैं, सर ये हमारा पेंशन फंड है। यस, वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स है हमारे पास, वीपीएस जिसे हम कहते हैं, 2005 के रूल्स हैं। उसके तहत हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इजाजत है कि वो अपने पेंशन फंड बना सकता है। उस पेंशन फंड में मैं कहता हूँ जी, मैं मेरा तो अपना बिजनेस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आफ्टर 60 मुझे उसके ऊपर मेरा क्या मिले जी, पैसा मिले पर मंथ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आज से ही हर महीने कुछ ना कुछ, ये एनुअल बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर कुछ पैसा उस फंड में डालना शुरू कर देता हूँ। उस पेंशन फंड में डालना शुरू कर देता हूँ। तो सेक्शन 63 कहता है कि जब कोई बंदा, कौन बंदा? वो बंदा या जो सैलरी से पैसे अर्न कर रहा है, या वो बंदा जो बिजनेस से पैसे अर्न कर रहा है, जब वो इस अप्रूव्ड पेंशन फंड में पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो जिस साल जितनी भी पेमेंट उसने इन्वेस्ट की हुई उसके ऊपर उसको क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट। तो आप गए, आपने मिजान इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाया, पेंशन फंड में आपने जाके 10 लाख रुपए डाल दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने। सर इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट। अगेन किस फॉर्मूले के तहत? वही सेम फॉर्मूला, एवरेज रेट ऑफ टैक्स का फॉर्मूला। ये भी सिस्टम आपके लिए खुद कर लेगा, आपने नहीं करना। क्लियर हो रही जी बात? कोई प्रॉब्लम में आता? दो चीजें। तीसरी चीज, 63A, टैक्स क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग लोन। ये क्या जी? लो कॉस्ट हाउसिंग लोन क्या होता है जी? आजकल कुछ चल रहा है? यस, यस।
जिसमें आपको मैक्सिमम 10 मिलियन की लोन मिल रहा है, 5% आपका इंटरेस्ट है, 5 साल के लिए आपको मिलेगा, मेरे ख्याल में किसी इतना ही, 10 साल के लिए। अच्छा जी, तो सर क्या है वो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है, उसके तहत आप लोन एक्वायर कर रहे हैं। जब भी कोई बंदा लोन एक्वायर करता है, नॉर्मली भी या इस स्कीम के तहत भी, तो अगर आप लोन या लीज शेड्यूल देखें तो उसके अंदर दो तरीके की पेमेंट्स होती हैं। एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है इंटरेस्ट। जाहिर बात है, बैंक अगर आपको लोन दे रहा है 10 मिलियन का, तो वो आपसे वापस 10 मिलियन तो नहीं लेगा, वो लेगा 12 मिलियन, 13 मिलियन, ऐसा ही है। तो जो ऊपर के पैसे आप उसको दे रहे हैं वो क्या है? इंटरेस्ट। जब आप लो कॉस्ट हाउसिंग लोन लेते हैं, ठीक है, और उस पर जब आप मंथली जो इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको क्या मिलेगा जी? टैक्स क्रेडिट। जी, टोटल अमाउंट बनी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं सर मैंने लोन एक्वायर किया 10 मिलियन का, मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट बनी सर 2 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। उस 2 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए मेरा इंटरेस्ट है, 50,000 रुपए मेरी प्रिंसिपल पेमेंट है। क्योंकि बैंक्स क्या करते हैं, शुरू के सालों में सबसे पहले इंटरेस्ट लेते हैं एंड देन उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट सेटल करते हैं। तो बैंक ने क्या किया कि जी आपका 1.5 लाख रुपए पर मंथ क्या है सर? इंटरेस्ट। तो सर मैंने साल का कितने इंटरेस्ट पे कर दिया? 18 लाख रुपए का। 150 × 12 करेंगे तो 18 लाख रुपए बनेंगे। तो वो जो 18 लाख रुपए मैंने जो इंटरेस्ट की पेमेंट की है, इंटरेस्ट पे किया है ना, उस इंटरेस्ट पे मुझे क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट। किस फॉर्मूले के तहत मिलेगा सर? ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स। लोन एक्वायर जो करता है बंदा, जैसे पूरे साल की स्टेटमेंट है, तो क्रेडिट कार्ड से उसने लोन लिया और उसके बाद उसको पे ऑफ किया, तो उसके अंदर कोई नहीं सर, ये देखिए इसमें सिर्फ इस पे मिल रहा है, सिर्फ हाउसेस से सिर्फ लो कॉस्ट हाउसिंग लोन। अपार्ट ऑफ दिस उसके ये जो लोन अगर जैसे बैंक का आता है उसको देखते हैं कि आपका टोटल क्रेडिट कितना है, तो उसको सारा इनकम वो तो लोन एक्वायर करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, कि आपकी इनकम इतनी हो, आपका फाइनेंशियल साउंडनेस इतनी हो, आपका बैंक बैलेंस इतना हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिस बंदे ने ये लोन एक्वायर कर लिया, केस अप्रूव हो गया है, तो अब इस लोन पे सारी बातें वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी होगा, वो जो इंटरेस्ट पे ऑफ करेगा उसके ऊपर उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कार्ड जैसा देता है उसके ऊपर नहीं है, उसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं, और ना कोई उसके ऊपर हम लोग कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सारा इनकम में ही जाएगा। अगर वो जरी देखें, वो अगर आपने फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 लाख का क्रेडिट कार्ड है, मैंने उसको यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, यूटिलाइज किया है, तो जाहिर बात है मुझे उसकी पेमेंट करनी है। तो 30 जून पे मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने कितनी पेमेंट कर दी है, कितनी रहती है। जितनी कर दी है वो मेरे एक्सपेंस का पार्ट है, जितनी रहेगी वो मेरी लाइबिलिटी का पार्ट है। सिंपल। तो वो लायबिलिटी दिखा सकते हैं। यस, दिखानी पड़ेगी, दिखा सकते हैं, दिखाने ही है आपको कि आपका ये क्रेडिट कार्ड है, इस पर आपने ये यूजेस किया, आपकी लाइबिलिटी है। तो 30 जून की आपकी जो भी लाइबिलिटी बनती है तो आपने उसको वहां शो करना है। सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। लेकिन जो टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा ना सर, वो टैक्स क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के ऊपर, दैट्स इट, और किसी चीज पर नहीं आपको मिलेगा। क्लियर हो रही है बात? सर लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम बेसिकली गवर्नमेंट अनाउंस करती है, गवर्नमेंट ने किया है ना अभी। बैंकिंग सेक्टर नहीं करता। यस, ये गवर्नमेंट करती है, और उसको आगे उसको सेटल करने के लिए, संभालने के लिए कौन होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लेकिन अनाउंस कौन करती है? गवर्नमेंट करती है, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। वेरी सिंपल इंग्लिश, समझ आ गई बात यहां तक? सही जी। डिडक्टेबल अलाउंसेस का इम्पैक्ट डायरेक्टली जाता है टोटल इनकम पर, और टैक्स क्रेडिट का इम्पैक्ट जाता है टैक्स लाइबिलिटी पे। सिंपल एंड क्लियर। तो मैंने आपसे नमाज से पहले 3 चीजें डिस्कस कर लीजिए। कौन कौन सी सर? चैरिटेबल डोनेशंस और अप्रूव्ड पेंशन फंड, लो कॉस्ट हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग जी।
पेंशन फंड जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया ना, दोबारा सुन लीजिए भाई, ये ले मीजान इन्वेस्टमेंट विद एडेड एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग टैक्स बेनिफिट्स। वही तो टैक्स बेनिफिट आपको बता रहा हूं वहां पे, ये वही तो है। हर इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये हर इन्वेस्टमेंट बैंक मेजोरिटी के पास पेंशन फंड है। क्या कह रहे जी, यू कैन अवेल टैक्स क्रेडिट एज पर सेक्शन 63, यही तो बताया भी आपको। अब ये होता क्या है, ये कैसे काम करता है, आप यहां जाके पढ़ सकते हैं। बेसिकली एक रिटायरमेंट प्लान है। आप जब भी इस रिटायरमेंट प्लान में कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे के ऊपर आपको क्या मिलता है, टैक्स क्रेडिट। सिंपल। ठीक है जी। इसी तरीके से सर हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट दैट इज सेक्शन 65B। ये भी कंपनी से रिलेटेड है, इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है। नो यूज एज ऑफ नाउ। मैं जाता हूँ जी 65F। क्या कह रहे हैं जी, कह रहे जी दो बंदों को क्या मिलेगा जी, टैक्स क्रेडिट। कौन से खास बंदे हैं जी दो, ये दो बंदे हैं जी। कौन कौन से जी, वो पर्सन जो सिंध में कोल माइनिंग के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है, और वो कोल किसको दे रहे हैं जी, पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स को। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिंध के अंदर डिफरेंट कोल माइंस हैं, और वो जो कोल निकाल रही हैं वो निकाल के किसको दे रही हैं जी, पावर जनरेशन कंपनीज को दे रही हैं। जैसे हपको है, एक दो हमारे पास और हैं, एग्रो भी है, हमारे पास एक और भी प्लांट है उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है। ठीक है जी। तो किसके लिए जा रहा है जी, पावर जनरेशन के लिए जा रहा है कोल। उस पर क्या मिलेगा जी उनको, टैक्स क्रेडिट। नंबर वन। नंबर टू, वो स्टार्टअप जो सेक्शन 2 क्लॉज 62A के अंदर डिफाइन है, अभी बता देता हूं। एक ऐसा बिजनेस, ऐसा काम जो सेक्शन 2 क्लॉज 62A में डिफाइन है, अगर कोई बंदा वो काम स्टार्ट करता है और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की रजिस्ट्रेशन लेता है, तो जिस साल वो रजिस्ट्रेशन लेगा, सर्टिफिकेशन लेगा पीसैब की, उस साल और उससे नेक्स्ट 2 इयर्स उसको क्या मिलेगा जी, टैक्स क्रेडिट। अब ये सेक्शन 2 क्लॉज 62A है क्या, देखना तो ये है। 62A, स्टार्टअप मीन्स रेजिडेंट इंडिविजुअल, एओपी और अ कंपनी जिसने 1 जुलाई 2012 को या उसके बाद काम स्टार्ट किया है, और वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे रहा है टू एनी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन इज रजिस्टर्ड विद द पीसैप, और उसका जो टर्नओवर है वो कितना हो जी, 100 मिलियन से कम हो पिछले 5 सालों में। मिसाल के तौर पर मैं आज एक सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करता हूं, मैं कहता हूं मैं सबको एआई ऑटोमेशन सर्विसेज दूंगा। किसी ने अपना बिजनेस का कोई प्रोसेस ऑटोमेट करवाना है, तो वी विल प्रोवाइड द सर्विस। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज है, इस क्लॉज में फॉल कर रही है। साथ साथ मैं अपने बिजनेस की पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्ट्रेशन भी करवा देता हूं। तो मुझे अब क्या मिलेगा, कौन सा फिस्कल ईयर चल रहा है, 2027
27 में भी मिलेगा, 28 में भी मिलेगा और 29 में भी मिलेगा। समझ आई ये बात? ये उनके रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए या ये क्लॉज नहीं, ये क्लॉज नहीं, बेसिकली वो टैक्स क्रेडिट 3 साल के लिए। यस। अब अगेन देखना ये है कि भाई पढ़ तो लिया कि किसको क्या मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? 100% का टैक्स क्रेडिट। और ये सिर्फ उनके लिए 2012 के बाद रजिस्टर्ड। यस, सिर्फ 2 बिजनेस। कितना परसेंट मिलेगा सर? इसका मतलब क्या हुआ भाई? अगर सारा काम करने के बाद, इनकम से एक्सपेंसेस निकालने के बाद मेरी इनकम बन रही है 50 लाख, 50 लाख पर टैक्स बन रहा है जी 4 लाख रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, तो मुझे 4 लाख रुपए का क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट, अगर मैं ये कंडीशन मीट कर लेता हूं। पहली बात। दूसरी बात, मुझे इस कंडीशन को मीट करने के लिए 2 से 3 काम करने पड़ेंगे। एक तो मुझे अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, दूसरा उस बिजनेस को अपनी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल करनी पड़ेंगी। मतलब टैक्स के पार्ट पर उसकी कंप्लीट कंप्लाइंस होना जरूरी है, A to Z। उसके इनकम टैक्स रिटर्न, उसकी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स और उसके सेल्स टैक्स रिटर्न, ये सब की सब चीजें उसकी क्या होंगी? कंप्लाइंट होंगी बिल्कुल। किसी किस्म की कोई ओमिशन नहीं होगी, कोई उसने वायलेशन नहीं की होगी। ले ले भाई टैक्स क्रेडिट। बट इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा सर? ये ऐसे नहीं मिलेगा फ्री में आपको, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। वो फिर आपको अप्रूव करेंगे, सिस्टम में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, देन ये सारा सारा काम हो। समझ आ गई जी बात? कोई मसला यहाँ तक किसी को? कोई क्लॉज प्रॉब्लम? 62A। नहीं सर, ये हाँ, क्लॉज 62A सेक्शन 2 में लिखी हुई है कि कौन से काम। बट इसके अंदर आईटी कंपनीज फॉल करती हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस फॉल करते हैं, ये उन्हीं के लिए। कोल माइनिंग के 65 है। कोल माइन बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है जी, एक कोल माइनिंग और दूसरा आईटी बिजनेस, 2 चीजें बस लिखनी है। ये दोनों फॉल करके 65 है। यस, इन दोनों को टैक्स क्रेडिट मिलेगा, 100% मिलेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए? रिटर्न फाइल हो, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल हो, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल, सिंपल एंड क्लियर। पर कोल माइनिंग के अंदर 2012 से वही रूल है कि नहीं, वो तो सिर्फ इन लोगों के लिए सर, जब इसके लिए ये सिर्फ इसके लिए। क्लियर होगी बात? कोई मसला किसी को यहाँ तक है तो अभी बता दें प्लीज। सर ये जी विदहोल्डिंग टैक्स और सेल्स टैक्स जो है ये दोनों नील फाइल करने होंगे या इनकी जो प्रोसीजरिंग है वो एज इट इज सर, पूरा चलेगी प्रोसीजर दोबारा? फॉलो करना होगा, जो एक्चुअल बेसिस के ऊपर आपने उसको फाइल करना होगा, नील की बात नहीं हो रही ओके ओके। है जी। अकील कादिर साहब। ये सर जो आपने बुक खोली हुई है ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, कौन जी सा सर, बिल्कुल वर्जन इनकम है? टैक्स ऑर्डिनेंस है। एक ही ये है सर, ठीक है। 2001 का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जी मेहरबानी सर, थैंक वदूद आलम साहब। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के कंपनी होती है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है या फिर उस कंपनी की इनकम के लिए है? सर उस कंपनी के लिए सर, एम्प्लॉयज के लिए, उस कंपनी के लिए। ओके। ठीक है जी। थैंक यू। पर्सन्स लिखा है ना, तो पर्सन्स की डेफिनेशन कानून में क्या है जी? एक नेचुरल पर्सन, एक कंपनी, एओपी, ये सारे, ये सब पर्सन के अंदर फॉल करते हैं। समझ आ गई जी बात? सॉरी सर, एओपी कंपनी और रेजिडेंट इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल की बात की जा रही है। ठीक है जी। और क्या जी हमारे पास? खत्म जी। यू। ये सर टैक्स जो प्रैक्टिकली हमने, जी बोले क्या क्वेश्चन है आपका?
ये सर जो ये पेमेंट करते हैं कॉल वाले, ये तो अपने एम्प्लॉय का विल्ड होल्डिंग टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं, तो फिर ये बाद में एडजस्ट होता है इसमें। सर उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है सर, वो तो एम्प्लॉय का विदहोल्डिंग टैक्स है, वो एम्प्लॉय जब अपना रिटर्न फाइल करेगा तो एडजस्ट करेगा, उससे कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैं कहता हूँ तो मेरे पास ये 25 बंदे काम कर रहे हैं, उनको मैं सैलरी पे करूँ, जब सैलरी पे करता हूँ तो पेमेंट से सैलरी अमाउंट से टैक्स डिडक्ट कर लेता हूँ, गवर्नमेंट को जमा करा देता हूँ। उससे मुझे क्या फायदा होगा बीइंग अ कंपनी? मुझे तो कोई फायदा तो नहीं ये होगा, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। तो ये जो टैक्स क्रेडिट है ये कैसे फिर क्लेम होगा सर? सर इसका तो उससे ताल्लुक ही नहीं है ना, टैक्स क्रेडिट का इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि इस कानून की डेफिनेशन के मुताबिक अगर कोई बंदा विदहोल्डिंग एजेंट बन जाता है, इसका मतलब क्या हुआ जी? गवर्नमेंट ने बेसिकली अपने एजेंट्स छोड़े हुए हैं मार्केट में, वो जब भी किसी को पेमेंट करते हैं ना तो उस पेमेंट पे टैक्स काटते हैं। उससे एक एजेंट आपका कंपनी भी होती है जो आपको पे ऑफ कर रही होती है, वो टैक्स काट के किसको जमा कराती है? एफबीआर को। और फिर जितना टैक्स काट के जमा कराती है उसकी फिर एक विदहोल्ड स्टेटमेंट फाइल करती है, वो उस बंदे ऐसा कंपनी को सवाल ये है। और कम कोई 2,500 रुपये पर डे की पेनल्टी है एफबीआर ने भत्ता लेने के लिए अपने, और अगर नहीं करोगे काम तो सजा मिलेगी। तो ये बाद में कॉन्सेप्ट आएगा फिर आपको बताऊंगा, उसका इससे एसएस को लेने देना नहीं है। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर वो बंदा जो सेक्शन 65 के तहत टैक्स क्रेडिट लेना चाह रहा है, अगर वो विदहोल्डिंग एजेंट है तो अपनी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट भी फाइल करेगा। 100 million से कम यस एग्जैक्टली, पिछले 5 सालों में। पिछले 5 सालों में यस पिछले 5 साल में, मतलब एवरी ईयर लास्ट 5 ईयर्स में उसका कभी भी जो टर्नओवर है वो 100 मिलियन से एनहेंस ना हुआ। ठीक है, क्लियर हो रही है जी बात? ये 4 से 5 कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स क्रेडिट की प्रोविजंस हैं जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। मैं चाहता तो 2 शुरू की आपको बता देता, लेकिन ये चीजें भी आपको आगे चल के काम आएंगी। ठीक है जी, जी सर। पेंशन फंड का जो टैक्स क्रेडिट है, ये अगर कंपनी जैसे हमारे सैलरी से टैक्स करना होगा उससे एडजस्ट होता है। हाँ, यहाँ टैक्स क्रेडिट बेसिकली एडजस्टमेंट नहीं है, बेसिकली टैक्स क्रेडिट आपके टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। लेकिन मेरी टैक्स, लेकिन अगर कंपनी जो बनानी होती है मेरा टैक्स पूरे साल में कैलकुलेट करके मुझे समझ गया आपकी बात, मैं अब आपको इसको थोड़ा सा वो बता देता हूँ। आपका सवाल ये कि सर लेट्स सपोज मेरी सैलरी पे टैक्स बन रहा है जी 15,000 रुपये पर मंथ, पूरे साल का बन गया 180। तो मैं एम्प्लॉयर को पहले ही बता दूं भाई मैंने तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, इतना टैक्स क्रेडिट बनता है तो आप इसको एडजस्ट कर लो, 15,000 से इसको टैक्स कम करके कम कर ले आओ। ऐसा नहीं हो सकता, अलाउ नहीं है। वो पूरा टैक्स काटेंगे, इसको जमा कराएंगे, आपका टैक्स क्रेडिट अगर बनेगा उस पर यू अगर आपने रिफंड क्लेम करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यस एग्जैक्टली, यस। ठीक है जी, क्लियर होगी जी बात? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हाँ, वो 154A के अंदर आती है, वो वहाँ बताऊंगा। अभी बहुत सवाल आ जाएंगे, अगर आप किसी को सर्विसेज बाहर दे रहे हैं ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसका सिनेरियो, ये डिफरेंट है। ठीक है सर, वो 170 में पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह रिफंड में, अभी यानी कौन सा? जिस ईयर का है उसी साल ही आपने करना है, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। ये काम आप सिर्फ आईटी कंपनीज के केस के अंदर 3 साल तक कर सकते हैं। यस, यस। तो उस साल क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर होगी जी बात? तो सर ये हमने पढ़ लिया जी टैक्स क्रेडिट। अब आ जाए जी, आपके पास है सेक्शन 82। किसकी बात कर रहे हैं जी?
रेजिडेंट इंडिविजुअल, कौन जी? रेजिडेंट इंडिविजुअल, क्या मतलब है इस बात का? पाकिस्तान के रिहाई के लिए एक बात आपको बता दूं, यहां पर जिस रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात हो रही है, इसका पाकिस्तान के पासपोर्ट से, पाकिस्तान की नेशनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जो यहाँ पर मौजूद हो वो यस, कोई गोरा भी इस सेक्शन के तहत रेजिडेंट हो सकता है और कोई पाकिस्तानी भी नेशनल इस सेक्शन के तहत नॉन रेजिडेंट हो सकता है। बिल्कुल सर। तो सबसे पहली चीज आपने जहन में रखनी है कि यहाँ जो रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात हो रही है वो किसी पाकिस्तानी नेशनल की सिर्फ बात नहीं हो रही, वो बंदा भी इंक्लूड है और जो कोई फॉरेनर बाहर से आके पाकिस्तान में रहता है वो भी इंक्लूड है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो 3 कंडीशंस हैं, अगर इन 3 कंडीशंस में से आपने कोई एक भी मीट कर ली, तो चाहे आप पाकिस्तानी हैं, चाहे आप किसी और नेशनैलिटी के मालिक हैं, आप पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाएंगे। सिंपल एंड क्लियर सर। कैसे बनेंगे जी? अगर कोई बंदा पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा पाकिस्तान में स्टे कर गया तो क्या होगा जी? वो रेजिडेंट इंडिविजुअल 83 डेज। वो बंदा जो पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा स्टे कर गया तो वो क्या होगा जी? चाहे वो पाकिस्तानी नेशनल हो या ना हो, एफबीआर कहता है कि भाई तुम हमारे शहरी हो, आ जाओ, तुम हमारे भाई हो, टैक्स दे दो। बस टैक्स दे दो। नंबर 1। सर सिंगल गो में हो या आप एक महीना है, एक महीना है, एक महीना, एक महीना है, तब भी अगर आपने 183 डेज पूरे कर लिए सर, आप रेजिडेंट इंडिविजुअल एक टैक्स ईयर में। फिलहाल याद रखें जुलाई टू जून, 1 जुलाई से 2 जून तक। भले कंटिन्यूस ना हो सर, अगर आप 1 जुलाई को आए पाकिस्तान, आप 30 सितंबर को चले गए वापस, आप फिर 1 जनवरी को आ गए, फिर 3 महीने रहे, टोटल हो गए 6 महीने, हो गए सर आप पाकिस्तानी, पक्के पाकिस्तानी। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर कोई बंदा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या है जी, एम्प्लॉई है, पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड पोस्टेड है, डिप्यूटेड है, जैसे फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं, पाकिस्तानी ही गवर्नमेंट उनको पे ऑफ कर रही होती है ना, और वो पाकिस्तान के एम्प्लॉय, तो उनकी जॉब का पार्ट है कि वो किसी कंट्री में स्टे करते हैं। अब वो भले पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है इस कानून के मुताबिक। जी सर। पेमेंट वो करते हैं ये नहीं करते। यहाँ पेमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ ताल्लुक ये है कि फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। सवाल ये, अगर है और बाहर जा रहा है, 6 महीने से ज्यादा का अरसा गुजार दिया और वो कहता है कि जी नहीं मैं अब टैक्स रेजिडेंट नहीं हूं, तो वो गलत कह रहा है। सेक्शन 82 कह रहा है कि जी ये बंदा टैक्स रेजिडेंट है। ठीक है जी। आखिरी और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये क्या कह रहे हैं जी? ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तानी सिटीजन, किसकी बात की जा रही है? पाकिस्तानी सिटीजन। वो कह रहा है ऐसा पाकिस्तानी सिटीजन जो पाकिस्तान से तो चला गया, राइट, पाकिस्तान का टैक्स रेजिडेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अलावा उसने पूरे साल दुनिया के किसी भी मुल्क में
182 दिन से ज्यादा दिन नहीं गुजारे। मतलब क्या हुआ इस बात का जी? वो बंदा जो पाकिस्तान से चला गया, राइट, और उसने ना पाकिस्तान में 6 महीने गुजारे, ना पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में 6 महीने गुजारे, ना ही उसने पाकिस्तान में टैक्स पे किया, ना ही उसने किसी और कंट्री में एज अ टैक्स रेजिडेंट टैक्स पे किया। तो सेक्शन 82 कहता है कि भाई किधर, तुम तो हमारे अपने हो, जहां भी जाओगे लौट कर तुम्हें वापस ही आना है। तो ऐसे बंदे को ये कानून चीख चीख के पुकार रहा है कि भाई वापस आ जाओ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि किसी पर्सन का बिजनेस है जी 3-4 कंट्रीज में। सर 2 महीने वो गुजारता है जी पाकिस्तान, 2 महीने यूके, 2 महीने यूएस, 2 महीने चाइना, और 2-3 महीने किसी और कंट्री में गुजारता है। किसी भी कंट्री में 6 महीने से ज्यादा रुका, सर किसी भी कंट्री में उस बंदे ने, अज्यूम कर लें किसी भी कंट्री के कानून के मुताबिक वो टैक्स रेजिडेंट नहीं बना, ना वहां उसने टैक्स पे किया, और अब यहां कानून खड़ा है कि नहीं यार अब तुम इधर टैक्स पे करोगे, कहीं नहीं भाग सकते। जी सर। किसी और कंट्री में ह्यूमैनिटी बेस हाँ हो सकता है। ये देखे ना, इन्होंने एक कहानी डाली यहाँ पे, अगर इसको आप उसको गौर से पढ़े, वो कहता है वो बंदा जो वहां पे भले 6 महीने गुजार भी ले, लेकिन अगर फिर भी उसने वहां टैक्स पे नहीं किया या टैक्स रेजिडेंट नहीं है, वो हमारे लिए टैक्स रेजिडेंट है। मिसाल के तौर पर पहला ऑप्शन ये था कि मैं किसी भी कंट्री में 6 महीने नहीं गुजारूं, नहीं गुजारे, मैं पाकिस्तान का टैक्स रेजिडेंट हूं। दूसरी एग्जाम्पल में मैंने पाकिस्तान में नहीं गुजारे 6 महीने, लेकिन मैंने बाहर गुजार दिए, लेकिन मैंने वहां भी टैक्स रेजिडेंट नहीं हुआ, टैक्स पे नहीं किया, लेकिन एफबीआर कह रहा है आओ हमें दो भाई, वहां क्यों नहीं दिया, हमें दो। हाँ सर, टैक्स फ्री कंट्रीज के ऊपर एक बात याद रखिएगा, टैक्स फ्री कंट्रीज के ऊपर जो है ट्रीटीज होती है, टैक्स ट्रीटीज होती है। पाकिस्तान ने कुछ, मेरे ख्याल में कुछ 68 कंट्रीज के साथ ट्रीटीज साइन की हुई है, राइट। अब देखना पड़ता है कि अगर किसी कंट्री में कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो क्या वो उस ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, वो ट्रीटी पढ़नी पड़ेगी। हर कंट्री की आपको ट्रीटी उठानी पड़ेगी और उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो बेसिकली हमारे पास यहां पर बेसिकली क्या कहा हुआ है कि जी आपने क्या करना है, इन तीनों शराइत पर अमल करना है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? एक बंदा पाकिस्तानी नेशनल है, पाकिस्तान में रहे ना रहे, उससे टैक्स निकलवा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम थी? बोल देते भाई जो बंदा जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, सिटीजन है, वो टैक्स पे करेगा, चाहे चाहे वो कहीं भी रहे, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? दो जगह पे नहीं कर सकता है टैक्सेशन, अगर कहीं ठीक और है, पे कर दिया डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए डबल टैक्स ट्रीटीज है। अगेन पहले बता चुका, डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए टैक्स ट्रीटीज हैं, उन्हीं के लिए तो बनी है वो। रेजिडेंट इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट रखने का क्या मकसद है भाई? कोई तो मकसद होगा, वो तो मिलेगा, किस इनकम के ऊपर? हाँ, कोई भी बंदा अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल हो गया ना इस सेक्शन के तहत, सर वो सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम पर नहीं टैक्स पे करेगा, वो वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगा। ये है इसका मकसद पीछे। अगर मैं रेजिडेंट इंडिविजुअल हो गया सर, तो मेरी कंपनी पाकिस्तान में है, उस पर तो टैक्स पे करूंगा, जो कंपनी मेरी यूएस में है उस पर भी टैक्स पे करूंगा, यहाँ पे वहां से जो इनकम चाइना से आ रही है उस पर भी टैक्स पे करूंगा। अब अगेन बात सिर्फ इतनी सी है कि वहां पे अगर मैंने टैक्स पे कर दिया है तो मुझे क्या रेफर करना पड़ेगा, टैक्स ट्रीटीज।
कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है, तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट मुझे पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 103 के अंदर। समझ में आ गई बात या नहीं? क्लियर है बात? किस चीज की बात नहीं समझ आई? सर क्लियर है? सर आपको क्लियर है? Yes, sir. समझाएं क्या क्लियर ये बात हुई आपको? तो इसके अंदर वो बंदा जो बाहर मुल्क में भी उसके कोई असासायात है या वहाँ से उसको इनकम आ रही है, तो वो पाकिस्तान का अगर टैक्स रेजिडेंट बन गया तो वहाँ की भी टैक्स भरे। यस, उस इनकम के ऊपर भी टैक्स टैक्स भरेगा, या उसको एटलीस्ट यहाँ पे डिक्लेयर तो करेगा कि मैंने किसी और कंट्री से भी ये पैसा कमाया है। तो ये आपने देखना है। समझ आ गई जी बात? कोई मसला यहाँ तक? जी सर। अगर कोई भारतीय कोई इनकम का को टैक्स नॉट पे किया हो तो वो तो अपने पास पाकिस्तान एज ए रेजिडेंट शो कर सकते हैं। अगर सऊदीया में कमाई हुई इनकम वहां तो टैक्स है ही नहीं, फिर क्या होगा? टाइम ज्यादा दिया, एक महीना रख लेते तो ज्यादा टैक्स देते, एक महीने रख लेते हो तो क्या होता? मैं ज्यादा टैक्स पाकिस्तान को मिल जाता। समझ आ गई बात करें? तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर आपसे इन्होंने टैक्स लेना है और कुछ नहीं करना भाई। लेकिन अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है तो फिर वो क्या करेगा? हाँ जी, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगा। दैट्स इट। बख्शेंगे नहीं उसको, वो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम पे टैक्स पे करेगा ही करेगा वो। सिंपल एंड क्लियर। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? किसी को कोई इशू यहां तक अगर है तो प्लीज जी। Vivo V2520 आपने हैंड रेस किया हुआ है? जी सर, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। इसमें सर क्वेश्चन मेरा ये था कि इन केस अगर वो बिजनेस डिफरेंट कंट्रीज में रन कर रहा है, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसका स्टे अकॉर्डिंग टू वो रेजिडेंट वो नहीं होता, तो देन उसकी वहाँ की जो कंपनी की इनकम है उसके ऊपर भी उसको टैक्स पाकिस्तान में पे करना पड़ेगा? नहीं, अगर वो पाकिस्तान में इसका 6 महीने से कम स्टे है और उसकी कंपनीज बाहर है, और अगर पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट की स्टेटमेंट फाइल करेगा। यहाँ पर किसी किस्म की कोई इनकम रिपोर्ट नहीं करेगा। ओके सर, ठीक है जी। क्लियर। जी काशिफ अली साहब। अच्छा सर, मेरा सवाल था कि कोई बंदा जो नॉन रेजिडेंट है, बाहर रह रहा है, उसका कोई अकाउंट है यहाँ ऑपरेटिंग है, चल रहा है, और वो अपने अकाउंट में वहाँ से बैठ के पैसे भेज रहा है, तो क्या वो उस पर टैक्स देगा? अच्छा, ये बेसिकली एक लूप होल है भाई। काशिफ साहब का सवाल ये कि अगर कोई बंदे का किसी का यहाँ पे अकाउंट ओपन है और वो बाहर वहाँ बैठा हुआ है, और वो वहीं से अपना रेमिटेंस अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर भेज रहे हैं यहाँ पे। नहीं सर, तो वो बेसिकली क्या है जी, रेमिटेंस भेज रहे हैं। तो लोग इसमें करते क्या है सर, सेक्शन 111 सब सेक्शन 4 का सहारा लेते हैं और उसमें कहते हैं जी ये हमें फॉरेन रेमिटेंस है, होम रेमिटेंस है, ये तो घर के खर्चे के पैसे हैं। वो वैसे ही वाइट है, उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। हालांकि इसकी करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए थी? अगर तो फॉर एग्जाम्पल वो बंदा पाकिस्तान में नहीं है और नॉन रेजिडेंट है, तो फिर तो ठीक ठीक काम कर रहे हैं जी, फॉरेन रेमिटेंस उसने शो कर दी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिमोटली काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो भी बाहर से पैसे मंगवाते हैं ना, फॉरेन रेमिटेंस आती है, वो इसको दिखाते हैं, वो भी बच के निकल जाते हैं। सर वो तो शुरू से ही है टैक्सेबल, लेकिन कुछ हजरात ऐसे कहते हैं 1% भी नहीं पे करेंगे। बताऊंगा आगे चल के आपको। नहीं है सर, यही समझाना चाह रहा हूं, होम रेमिटेंस के ऊपर देर इज नो टैक्स। होम रेमिटेंस पे देर इज नो टैक्स। वो जिस 1% की आप बात कर रहे हैं, वो 1% बेसिकली इनकम होती है आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट, जो आप बाहर किसी को एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज। ठीक है जी, होम रेमिटेंस नहीं होती वो। अगर किसी के वालिद साहब बाहर हैं और उसको उससे खर्चा भेजना उसके पर्सनल अकाउंट में, तो दैट इज अ होम रेमिटेंस, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पर बंदा बैठा हुआ जी, यस यही बता रहा हूँ, ये लूप होल है,
लोग अपनी इनकम को भी क्या करते हैं, रेमिटेंस चाहिए डाल दो उसको, उसमें अब नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं। अब तो 2026 का जो रिटर्न उन्होंने बनाया है वो इतना डिटेल्ड है, इतनी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर कि वो कर ही नहीं सकते उसको, और अब वो डाटा उनके पास काफी सारा आ गया। जी जाजिब साहब। सर आपने जो एक चीज रिपीट की थी कि अगर आप प्रोविंशियल या फिर फेडरल के एम्प्लॉय हैं तो आप ऑफिशियल विजिट पे हो या फिर अपने जिन लीव्स पे हो तब भी आप जो है नॉन आप रेजिडेंट पकड़ेंगे आप रिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंट ही अगर कंसिडर होंगे, आप फेडरल या गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आपको उन्होंने पाकिस्तान से बाहर किसी काम के लिए भेजा हुआ है, आपको 6 महीने से ज्यादा हो गए, आप ये नहीं कह सकते कि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, टैक्स पर्पज के लिए आप सर रेजिडेंट ही जरूर रहेंगे। सर क्वेश्चन ये था कि अगर आप ऑफिशियल विजिट पे नहीं है कुछ लोग स्टूडेंट उसके ऊपर एजुकेशन उस पर भी जाता है लीव्स लेके क्योंकि बेस्ड ऑन कि वो एम्प्लॉय है क्या उनके ऊपर भी ये चीज लगेगी। सर देखें, अगर आप कह रहे हैं कि जी अगर आप बीइंग एन एम्प्लॉय को लीव्स लेके अगर आप बाहर चले गए हैं जी एजुकेशन पर्पज के लिए, फिर भी ठीक है सर, आप करंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो है ना, आप एम्प्लॉयमेंट तो है ना ठीक है आपकी, सर तो वो जो बढ़िया आपकी बात ठीक एम्प्लॉयमेंट है ना सर, वो आपने अगर आपकी इंटैक्ट है तो बिल्कुल आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होगा। ठीक है सर ठीक है जी, ठीक जी सर। चलें जी, समझ आ गई बात। सेक्शन 82 मैंने आपके सामने आपको बता दिया जी, इसमें आपने क्या करना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन जी, टैक्स ईयर। तो बंदा समझा सकता है मुझे प्लीज, क्या है जी टैक्स ईयर? जी, ठीक है जी, टैक्स ईयर जो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें उसकी इनकम के मुताबिक टैक्स गवर्नमेंट जो है ना कहती है रिटर्न जमा कराएं। बिल्कुल। जैसे 25 to 26 अभी करंट जो है ना वो टैक्स ईयर है। अभी ये 30 सितंबर तक लोग उसका टैक्स रिटर्न जमा कराएंगे अपना। ठीक है जी, जी देखिए जी, टैक्स कलेक्ट करने के लिए एफबीआर को या किसी भी इदारे को कोई पीरियड तो डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें इस पीरियड का आपका टैक्स चाहिए, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? उसी पीरियड को हम क्या कहते हैं भाई, टैक्स ईयर। हमारे पास 3 तरीके के टैक्स ईयर है भाई, एक है जी नॉर्मल टैक्स ईयर, एक है जी स्पेशल टैक्स ईयर, और एक है जी ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। क्या मतलब है इस बात का? नॉर्मल टैक्स ईयर होता है और स्पेशल टैक्स ईयर जनवरी दिसंबर होता है। ठीक है जी, और ट्रांसमिशन ईयर वो होता है कि जब बीच में अगर साल के बीच में जो है अपना कारोबार स्टार्ट करता है या सेल करता है। स्पेशल टैक्स ईयर मेरे ख्याल में जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि आपने एसेट आप जो मैं डिक्लेयर करें। बता देता हूँ सर, अभी बता देता हूँ सर। वो साल के 12 महीने जो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे और 30 जून पे खत्म हो रहे हैं, जो नॉर्मल कंपनीज भी फिस्कल ईयर जिसे कहते हैं हम, जो अकाउंटिंग पीरियड भी इस्तेमाल कर रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं जी? अगर कहीं लिखा है जी मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर है तो इट मीन्स 1 जुलाई से 30 जून। जब भी नॉर्मल टैक्स ईयर का जिक्र आएगा तो सर क्या मतलब है उसका? जुलाई से जून। अब मैं कहता हूं जी 2000 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021, ये टैक्स ईयर है 12 महीने। इसको मैं डिनोट किस टैक्स ईयर से करूंगा? 2020 या 21? 20 या 21? 20? 21 सर 20? 20?
21, 20। अच्छा जी, आपने सर सही गेम खेला, 20-21, ना इधर ना उधर। 21। सर ये है जी 21। जिस साल वो टैक्स ईयर खत्म हो रहा है ना, क्लोज हो रहा है, उसी साल से सर आपने उसको डिनोट करना है। अगर मुझे कोई कहता है सर टैक्स ईयर 2021, तो मेरे जहन में आएगा सर जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021। अगर मुझे कोई कहता है सर टैक्स ईयर 2025, तो मेरे जहन में आएगा जुलाई 2024 से 30 जून 2025। अगर कोई कहता है सर टैक्स ईयर 2026, जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026। सिंपल। वो लोग जो नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करते हैं या फॉलो करते हैं, उनकी जो रिटर्न की फाइलिंग डेट होती है दैट इज 30th September फॉर इंडिविजुअल्स एंड AOP। समझ आ रही है बात? और 31st December फॉर कंपनीज। याद रखिएगा जी ये बात। क्लियर है जी बात? अब आजा जी, ये मुझे बताएं, सबको समझ में आ गई ये बात यहां तक? कोई मसला किसी को यहां तक? सबको क्लियर है जी बात? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, हाँ जी, यस क्लियर सर, है सबको बात ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से? क्लियर है सर। चले जी, थैंक यू। अच्छा जी, स्पेशल टैक्स ईयर क्या जी? स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? सर साल सर के एनी वो ईयर 12 अदर महीने, देन नॉर्मल ईयर। साल के वो 12 महीने जो जुलाई टू जून ना हो, बाकी कोई और हो। जैसा कि जनवरी टू दिसंबर, जैसा कि अप्रैल टू मार्च, अक्टूबर टू सितंबर, उसे हम क्या कहेंगे जी? स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ जी जनवरी टू दिसंबर और अप्रैल टू मार्च एंड अक्टूबर टू सितंबर। मैं कहता हूं जी एक टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है, स्पेशल टैक्स ईयर 1 जनवरी 2025 और खत्म हो रहा है जी 31 दिसंबर 2000। हो गए जी 12 महीने। मुझे बताएं इसको किस टैक्स ईयर से डिनोट करूं? 2025, जिस साल में 26, एंड हो। 25। हाँ जी, 26 होना चाहिए। क्यों? तो 31 दिसंबर 2025 को एंड हो रहा है ना, तो 25 होना चाहिए, 26, 25 होना चाहिए। हाँ जी सर, आप क्या कहते हैं? 25। सर ये होगा 2026। अब सब कंफ्यूज हो गए, ऐसा क्यों? हाँ जी, हाँ, रिटर्न भी फाइल 26 में होगा। दूसरी बात, बहुत बड़ा रीजन है, अगर मैं इसे कर देता हूं 2025, सॉरी
हाँ 25। तो ये टैक्स ईयर कौन सा बनेगा मेरा? अब एक मिनट के लिए सोचें, जो बंदा ये काम कर रहा है, ये नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो कर रहा है, उसके लिए टैक्स ईयर हो गया 2026। एफबीआर जब टैक्स ईयर डालेगा जी इस टैक्स ईयर की कितनी कलेक्शन है, तो आएगा जी 2026 की ये कलेक्शन है नॉर्मल टैक्स ईयर। अगर वो इसको 2026 नहीं करते तो क्या होता? एक तो 25 की वजह से उनकी कैलकुलेशन में, उनके डाटा के अंदर बहुत बड़ा मसला बन जाता। दूसरा ये है कि एक ही साल 12 महीने जो उसके खत्म हुए वो और अगले के वो, दोनों की रिपोर्टिंग सेम पीरियड में चाहिए होती है उनको। तो भाई किसने कितना कमाया कितना खाया एक ही पेज पे मुझे पता चल जाए, मुझे बार बार दूसरी चीजें ना देखनी पड़े। तो उन्होंने कहानी क्या की इसके अंदर, उन्होंने कहा भाई ये टैक्स ईयर 2026 ही होगा, और इसकी जो रिटर्न की डेट होगी ना, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एओपी हो, कंपनी हो, उसकी डेट सेम यही होगी। सिंपल एंड क्लियर। इसको याद रखने के लिए ये करें कि भाई जिस साल ये एंड हो रहा है उसी से अगला साल आप इसको डिनोट करो। हाँ स्पेशल की भी यही होगी 30 सितंबर, इसकी भी यही होगी 30 सितंबर। दोनों का रेवेन्यू 30 सितंबर तक उनके पास आ गया। अच्छा जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट जरा माइक अपना प्लीज बंद रख लें। शौकत इलाही साहब। जी सर। अब मैं आपको बताता हूँ सर, जितने भी बिजनेस है ना, जितने भी बिजनेस 99.99% वो सब के सब किस में जाते हैं? सिर्फ बाय लॉ बैंक्स, इंश्योरेंस, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर जो हमारा इंस्टीट्यूशन है सर, वो स्पेशल टैक्स फॉलो करते हैं जनवरी टू दिसंबर। फाइनेंशियल सेक्टर जो हमारा पूरा ना, जिसमें हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री आ जाती है, इंश्योरेंस सेक्टर आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आ जाती है, उस सारे के सारे जो है वो जनवरी टू दिसंबर चलते हैं, क्योंकि बैंकिंग ऑर्डिनेंस में, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस में यही चीज मेंशन है जी। कंपनी इस तरह कर सकती है कि बिल्कुल कर सकती है नॉर्मल टैक्स किया तो नेक्स्ट ईयर वो स्पेशल टैक्स, सर बिल्कुल जा सकती है, पहले साल स्पेशल टैक्स किया बाद में नॉर्मल टैक्स, बिल्कुल जा सकती है। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उस इंश्योरेंस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया है, और उस कंपनी का काम है लेट्स सपोज रेस्टोरेंट सर्विस, चेन ऑफ स्टोर्स उसने रेस्टोरेंट्स खरीद लिए। अब उस इंश्योरेंस कंपनी ने वो जो रेस्टोरेंट्स खरीदे हैं उसके 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। तो अब इंश्योरेंस कंपनी उसकी पेरेंट कंपनी बन गई, और जो रेस्टोरेंट वाली कंपनी है वो उसकी सब्सिडरी बन गई। सही जी। तो अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, वो क्या कहते हैं कि भाई जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को 50% से ज्यादा शेयर उसके एक्वायर करेगी और उनके बिटवीन ये रिलेशनशिप बिल्डअप होगा जी, क्या चीज, पेरेंट और सब्सिडरी का, तो उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। मतलब वो अपने अकाउंट्स मर्ज कर कर बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे तो सही, लेकिन जो पेरेंट कंपनी होगी वो मर्ज करके अपने स्टेक होल्डर्स को वो रिपोर्टिंग करेगी। समझ आ रही है बात? अब अगर वो रेस्टोरेंट वाली कंपनी नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो कर रही होगी जुलाई टू जून, और ये फॉलो कर रहे होंगे जनवरी टू दिसंबर, तो अकाउंट्स क्लोज करने के अंदर कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, ऑडिट पर्पस के हवाले से कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी फाइनेंस वालों के लिए। तो पेरेंट कंपनी क्या करेगी, वो सिंपल सी एक एप्लीकेशन बनाएगी और कमिश्नर साहब को जाके देगी जी हमने इस कंपनी को जो है एक्वायर कर लिया, या वो जो सब्सिडरी कंपनी है कि मुझे इस कंपनी ने एक्वायर कर लिया है,
अब हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑडिट या हमारा जो डिफरेंट फाइनेंस के जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो काइंडली आप हमें अलाउ करें कि हम स्पेशल टैक्स ईयर को फॉलो कर सकें। अब मैं कहता हूं, एग्जांपल देता हूं आपको कि एक कंपनी गई, वो नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो कर रही थी, जून 26 खत्म हो गया सर। अब उसे याद आया, अब उसे ये कोई भी ऐसी कोई रीजन हो गया, वो आज की डेट में 21 जुलाई को जाती है कमिश्नर साहब के पास, कहती है सर मुझे आप क्या करें, स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ कर दें। राइट, कमिश्नर साहब ने अप्रूवल दी और कहा कि जी ठीक है, आप स्पेशल टैक्स ईयर आपको मैं अलाउ करता हूं, इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2027, 6 महीने बाद। बात समझ आ गई? अब मैं 30 सितंबर को या 31 दिसंबर को अगर मैं कंपनी हूं, तो जुलाई 2025 से लेके जून 26 का तो टैक्स पे कर दूंगा, लेकिन 1 जुलाई 2026 से लेके 31 दिसंबर 2026 का भी तो पीरियड है, इसका टैक्स कौन पे करेगा? बहुत सारे लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूं जी। कंपनी ए क्या कर रही है भाई, उसका जुलाई टू जून नॉर्मल टैक्स ईयर है, राइट। मैं कहता हूं, और ये गई लेट सपोज 21 जुलाई 2026 को जाके उसने एप्लीकेशन दी कमिश्नर साहब को कि क्या करें, और कन्वर्जन इन स्पेशल टैक्स ईयर। उन्होंने इसको अप्रूव किया और अप्रूव करने के बाद उसको इफेक्टिव कर दिया 1 राइट। अब इसने जो 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 तक रेवेन्यू जनरेट किया होगा, उस पर कब टैक्स पे करेगा? 2 जुलाई से होगा, 10 जुलाई का। सर मैं पुरानी बात कर रहा हूं, इस तारीख को जाके करंट डेट में जाके अप्रूवल ले ली, अप्रूवल मिली 6 महीने के बाद की, मेरे पास 30 सितंबर सामने खड़ा है, मुझे रिटर्न फाइल करना है, किस पीरियड की इनकम रिपोर्ट करूंगा? जुलाई 25 से जून 26 तक की टैक्स ईयर 2026, इस पे मैं टैक्स पे कर दूंगा, राइट। अब 1 जुलाई 2026 से लेके 31 दिसंबर 2026 का पीरियड, ये बात अभी याद रखिएगा, ये 6 मंथ्स ऐसा ही है, यस। और 1 जनवरी 2027 से लेके 31 दिसंबर 2027, ये कहानी तो बिल्कुल अगले साल से सेपरेट हो जाएगी। जब मैं 1 जनवरी 2027 को स्पेशल टैक्स ईयर में फॉल कर जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे 1 जनवरी 2027 से लेके 31 दिसंबर 2027 का जो रिटर्न है वो 2028 के सितंबर में पे करना है। लेकिन जो मैंने पीछे ये 6 महीने स्किप कर दिए हैं, ये 6 महीने भी तो मैंने स्किप कर दिए ना, इस 6 महीने में तो मैंने पैसे कमाए होंगे, तो इसे मैं क्या कहूंगा सर? इसे मैं कहूंगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशन किसे कहते हैं जी? शिफ्ट होना, चेंजिंग के प्रोसेस को चेंज करना, ट्रांसफर करना, उस प्रोसेस में जो ये 6 मंथ्स निकल गए, ये क्या है जी मेरा? इस 6 मंथ्स का सर मैं एक सेपरेट रिटर्न फाइल करूंगा। मतलब 2 रिटर्न फाइल करेगा? यस बिल्कुल, सेपरेट रिटर्न शैल बी फाइल्ड। हाँ सर, ये किससे डिनोट होगा जी?
2026, सिंपल एंड क्लियर। बात समझ में आ गई भाई? नहीं, ये इसको मेरे ख्याल में इसकी अप्रैल की डेट होती है अगर ये पीरियड हो। वो जैसा आपको नोटिस पे लिखा हुआ आ जाता है उसके ऊपर कि लास्ट डेट की। ये 3 बातें समझ में आ गई सर? 99.99% आपको यही देखने को मिलेगा। कुछ रेयर केसेस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, या कभी आपके पास केस आ गया कि जिसको चेंज करवा दें तो आपको फिर इसको भी फेस करना पड़े। अदरवाइज 99.99% ये नॉर्मल टेक्सचर फॉलो हो रहा होता है। वो साहब डेडलाइन उस पर नोटिस पे मेंशन होती है सर, मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल की होती है। क्लियर है जी बात सबको? कोई मसला किसी को यहाँ तक? अप्रैल 24 से लेकर मार्च 25 तक, तो उसका जो रिजल्ट ये होगा सर अगर अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 तक 2025, यस एग्जैक्टली 25 में फाइल कर रहे हैं आप उसका। ठीक है जी। स्पेशल टैक्स ईयर वैसे तो मैंने कभी अपने पूरे करियर में नहीं देखा अगस्त में एंड हो रहा। कहेंगे नहीं, आपको बोलेंगे ऐसा क्या मजबूरी भाई अगस्त का चाहिए आपको, कोई लॉजिकल रीजन है? जनवरी टू दिसंबर तो फाइनेंशियल सेक्टर मैंने आपको बता दिया, शुगर इंडस्ट्री है जो अक्टूबर टू सितंबर फॉलो करती है। ठीक है, बाकी तो कोई और हमारे पास रीजन ही नहीं है कि हम ये काम करेंगे। अपना रिटर्न फाइल करेगी, एंड हो रहा है बिल्कुल, उसको अगले 6 महीने मिल जाएंगे। और अप्रैल की डेट होती है उसकी, अप्रैल की डेट होती है उसकी। सर वो ठीक फर्स्ट है ईयर जी। सर वो फर्स्ट ईयर कहते हैं कि 18 महीने में भी फाइल कर सकते हैं। सर वो शायद आप एससीसीपी से तो नहीं कहीं उसको लिंक कर रहे हैं, वो फॉर्म ए की रिक्वायरमेंट होती है 16 महीने की। सर वो इंडिविजुअल की भी होती है, UP की। हो सकता है शुगर इंडस्ट्री के अपने डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो सितंबर से लेके अक्टूबर से लेके सितंबर तक का उनको पीरियड इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपका मोस्टली मोस्टली जो कटिंग सीजन होता है वो उसी वक्त होता है, बाकी पूरे साल तो होता ही नहीं है। तो दैट इज वाई उनको एक स्पेशल ये टैक्स दिया हुआ है कि आप ये कर सकें, उनका रेवेन्यू इसी सीजन में जनरेट होता है। तो बहुत रेयर केसेज हैं, बहुत एक्सेप्शनल केसेज हैं ये। जी सरमत साहब। सरमत साहब, सरमत साहब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक खोल देता हूँ। ये हमारी है ना, ये सीटी क्लास। अली साहब आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। सर मैं तो बोला ही नहीं अभी बिल्कुल भी। नहीं, ये MM अली कौन है? सर ऑनलाइन है, ऑनलाइन। हाँ सर, आपकी माइक से आवाज आ रही थी पीछे से, बहरहाल इसको म्यूट कर ले। मेरा सवाल ये था कि 2030 से 2026 तक जो नहीं सर, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही। काइंडली आप मुझे मैसेज यहाँ कर दें, चैट में लिख के भेज दें। अच्छा जी, तो मैं बात ये कर रहा था सर, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना आपकी, ये आपकी बेसिक इनकम टैक्स का पार्ट है, ये आपको पता होना जरूरी है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब आप किसी को अगर कोई मसला है तो प्लीज बताइए। कोई क्वेश्चन? ये फाइल मैं अभी आपको आज भेजूंगा। ट्रांजेक्शनल टैक्स ईयर जो है इसके लिए कोई स्पेशल वहां से कोई स्पेशल प्रोसीजर है जो एप्लीकेशन वगैरह यस, सीख पड़ेगी? अच्छा हुआ चले आपने याद करा दिया। इसकी आपने एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है? आपने लॉगिन करना है अपने आईरिस अकाउंट में। अभी कैसे बनेगा ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सर ये आपका पोर्टल है आईरिस का, इसको कंप्लीट नेविगेट करवाऊंगा क्या है, क्या चीज़ें क्या नहीं है। सिर्फ सिंपल सा भी इतना समझ लें
कि अगर आपने चेंज ऑफ टैक्स ईयर के लिए एप्लीकेशन पुटअप करनी है तो आपको जाना पड़ेगा सर रजिस्ट्रेशंस में, आपको जाना पड़ेगा जी एप्लीकेशंस में। ये आपके सामने लिखा है 74(3) एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अडॉप्ट स्पेशल या नॉर्मल टैक्स। मैं यहां पे इसको ओपन करता हूं। टैक्स पीरियड कौन सा सेलेक्ट करूं? 26 करूं, 27 करूं? अभी कौन सा चल रहा है भाई? 26 करूं, 27? 27 करूं? 26 1 जुलाई 2026 से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, जो कि कब एंड होगा सर? 30 जून 2027। तो सर मैं यहाँ लिखूंगा 2027। क्यों? जिस करंट डेट में मैं इसको फाइल कर रहा हूं, आपने वो करंट फिस्कल ईयर टैक्स ईयर देखना कौन सा। तो करंट तो यही है भाई, ये रहा आपके सामने। ओपन हो गई। यहां पर क्या लिखेंगे जी आप? वो जो एप्लीकेशन आपने वर्ड पर बनाई होगी, ड्राफ्ट की होगी, कॉपी पेस्ट कर दीजिए भाई कि क्यों आप नॉर्मल टैक्स ईयर पे जाना चाह रहे हैं या क्यों स्पेशल टैक्स ईयर पे जाना चाह रहे हैं, क्या वजूहत है, क्या रीजंस है। खुद लिख सकते हैं तो लिख लें, नहीं लिख सकते तो किसी से ड्राफ्ट करा लें। ड्राफ्ट नहीं भी कर सकते तो सर एआई को यूज कर लें, चीजों को सेटल डाउन करें और यहां लिख दीजिए प्लीज। सिंपल एंड क्लियर। बिल्कुल अथॉरिटी है सर उनके पास, कमिश्नर साहब के पास बिल्कुल अथॉरिटी है, उनका डिस्क्रिशन है कि वो इसको अलाउ भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए कि जी आप इसको क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे जाने के लिए, ट्रांजिशनल पे जाने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं होती, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है भाई। आप जब चेंज करेंगे तो 6 महीने तो आपके स्किप होने कोई ना कोई, वो जो 6 महीने स्किप होंगे दैट इज अ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। वो अलग से रिटर्न फाइल होगा उसका, वो आ जाएगा आपके पास। यस, अटैचमेंट में जाऊंगा, जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा उसको अटैच कर दूंगा। जो मैंने आपको पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी का बताया, तो उसमें मैं क्या करता, मैं पेरेंट कंपनी के डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगा, उसका एंटीन अटैच कर दूंगा, देख लो भाई इसका टैक्स ईयर क्या है, मैच कर दो उसके साथ। अपने शेयर होल्डिंग के डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगा, फॉर्म ए अटैच कर दूंगा एसएससीपी का, सेव करूंगा, सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद ये मेरी एप्लीकेशन सर आउटबॉक्स में चली जाएगी और ये कयामत तक आउटबॉक्स में रहेगी जब तक आप डिपार्टमेंट नहीं जाएंगे। नहीं जरूरी नहीं है दफा, फॉलो अप भी करना पड़ता है ना। तो आपने इसको यहां पर एंटर कर दिया और उसके बाद आप इसी एप्लीकेशन का प्रिंट लेके जो आपने यहाँ की है, वो डॉक्यूमेंट आपने किए, कॉपी लेके आप वहां चले गए। भाई ये मैंने किया है तो काइंडली क्या करें जी, अलाउ करें, अप्रूव करें। उनको समझ में आएगी तो विदाउट डेयरिंग कर देंगे, नहीं आएगी तो आपको बोलेंगे जी आ जाए, बताएं क्यों करना चाह रहे हैं, कोई साउंड रीजन नहीं लग रहा हमें आपका ये करवाने के लिए। समझ आ रही जी बात? क्लियर होगी? कोई प्रॉब्लम किसी, कोई क्वेश्चन किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी हाफिज साहब। सर काइंडली ये बताइएगा, एक एक्टिव टैक्स पेयर है, वो इंतकाल हो जाता है एक सर्टन डेट में या उसकी फाइनेंशियल जो है पीरियड में, तो उसको उसकी मार्किंग वगैरह या कैसे उसका रिकॉर्ड जो है वो सिस्टम से डिलीट किया जाएगा? सर माजरत के साथ, वो बंदा जो जिसकी डेथ हो जाती है वो बंदा कबर में चला जाता है, लेकिन एंटीन बंद नहीं होता। हमने ऐसे केसेस डील किए हैं जिनकी डेथ को 6-6 साल हो गए, 7-7 साल हो गए, फिर भी आज भी नोटिस आ रहे हैं भाई रिटर्न फाइल करो। एक तरीकेकार है, जब भी आपको नोटिस आए या आपने इसको करना हो तो वो 181 जाता है फॉर्म, उसमें जाके डेथ की डेट एंटर करें, साथ नादरा का डेथ सर्टिफिकेट अटैच करें। एनटीएन उससे बंद तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि एटलीस्ट आपको इंटीमेशन चली जाएगी
कि भाई क्या है जी कि ये बंदा अब नहीं है, एक्सपायर हो चुका है। सिंपल एंड क्लियर। जी अली साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद मुनीर अली सर, मोहम्मद मुनीर अली। मोहम्मद मुनीर अली साहब। सर जी पूरा सर। नाम लिखे ना, पता तो चले आपका फर्स्ट नेम क्या है। सर मोहम्मद मुनीर अली। जी जी सर। अच्छा सर, क्वेश्चन बस ये था कि ये कमिश्नर साहब से अप्रूवल जरूरी होगी कि हम खुद भी फॉर्म दे देंगे और वो अप्रूव हो जाता है ऑटोमेटिकली आईआरएस में? नहीं सर, आईआरएस में आप देंगे, उसके बाद ये उनके पोर्टल पर जाएगा कि आपने रिक्वेस्ट दी है, फिर आपने जाके फॉलो करना है, और फिर कमिश्नर साहब ही इसकी अप्रूवल देंगे। सिर्फ आपके फाइल करने से एप्लीकेशन आपका केस अप्रूव नहीं होगा। ये वहां पे उनकी डिस्क्रिप्शन, उनके पास इख्तियार है कि वो ये करे ना करे। और इस हमें सेक्शन सपोर्टिंग 74 के अंदर डॉक्यूमेंट्स भी, लिखा हुआ है ये। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। राइट सर, ठीक। शौकत दिलाई साहब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये इंडिविजुअल में भी है, अगर 2 साल के जैसे हैं एरियर्स बनते हैं, मसलन 25 और 26 के, तो जो 26 पेमेंट हो रही है हमें 26 में, तो 25 की जो इनकम है उसको क्या पिछले ईयर में हम ले जा सकते हैं? उसके लिए क्या अप्रूवल लेना पड़ती है? सैलरी की बात कर रहे हैं? जी, सैलरी के पे कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा है, वो कॉन्सेप्ट है रिसीट और अक्रूवल बेसिस का। बिल्कुल कर सही। सकते हैं, वो मैं सैलरी में आपको बताऊंगा उसकी क्या रीजंस होती है, कैसे करना है, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। जी ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है, क्लियर होगी जी बात यहाँ तक सबको? कोई मसला है तो प्लीज बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, ये शीट मैं आप लोग को भेज दूंगा, तो अगले हफ्ते फिर आप तैयारी करके आइएगा, तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्लास में 10-15 मिनट हम ये ज़रा डिस्कशन करेंगे जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, और उसके बाद मैं किसी एक बंदे का यहाँ पर एंटीन बनाऊंगा। ठीक है, और एंटीन बनाने के बाद फिर मैं आपको जो मैंने चीज़ें आपको ये एक्सेल पे बताई हैं उसके एक रिटर्न में आपको फीड करके दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम सैलरी की तरफ मूव कर जाएंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है जी, हाँ, क्लियर? सर अपना जी अपना ऑनलाइन वालों के साथ यही हूँ मैं, ऑनलाइन वाले थोड़ा सा हौसला रखें, फिजिकल वालों को अल्लाह हाफिज कर दूं, फिर आपके मैं क्वेश्चन एड्रेस कर दूं। क्लियर है जी? जी सर। क्या अगले इस साल की तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर 30 सितंबर तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो 1 अक्टूबर को आप इनएक्टिव हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और उसकी रिपोर्टिंग 25 ऐसा ही है सर। पिछली ईयर में नहीं करा। पिछले साल भी था बिल्कुल, लेकिन उसकी फीस कम थी। 1,000 रुपये थी इंडिविजुअल के लिए, 10,000 रुपये थी एओपी के लिए, 20,000 थी कंपनी के लिए। अब 25,000 इंडिविजुअल, 50,000 एओपी और 1 लाख रुपए कंपनी। तो इस दफा टाइमली रिटर्न फाइल कीजिएगा, वरना नॉन एटीएल तो आप फेस करेंगे करेंगे, साथ साथ 25,000 का भी टीका आपको लगेगा। उससे माफी नहीं है किसी की भी, ये मैं बता दूं। सर उसको भी करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ये होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब ये हो गया। अगर कोई बंदा, मैं कहता हूँ दिसंबर में रजिस्टर्ड हो रहा है ना, तो वो उनके सिस्टम में इनएक्टिव आ जाएगा। उसको एक्टिव करवाने के लिए आपको 26 का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और 25 पे करना पड़ेगा। हालांकि ये अल्ट्रा वायर्स है, ये है ही नहीं ये चीज। तो बिल्कुल एक बंदा जो जिसकी इनकम ही नहीं थी वो आज रजिस्टर्ड हो रहा है, तो उसको तो आप एक्टिव में लेके जाओ। हाँ 1,000 में लोग आप 25,000 पे करेंगे तो पता लगेगा उनको। सर उसी की बात करना। वो तब हो जब ड्यू डेट ओपन हो, जैसे अभी ओपन है, ड्यू डेट है ना 30 सितंबर, रिटर्न ओपन हो गया, अभी अपना इंडियन बनाए, रिटर्न फाइल कर दे 26 के साथ। हाँ सर ये आज का नहीं, तो कब का है? पैसे अब बढ़ गए तो मुश्किल लग रहा है लोगों को, कानून तो वही है, सिर्फ पैसे बढ़ा दिए। ठीक है जी, और जी किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर, थैंक यू वेरी मच। मैं सर भेज दूंगा आज इंशाल्लाह। जी काशिफ साहब। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो एटीएल के हवाले से था, जो अभी आपने डिस्कस किया। किसके हवाले से? एटीएल के हवाले से?
ATL के हवाले से अगर ठीक है। सपोज किसी बंदे ने अपना पोर्टल 2025 में बनाया है, लेकिन रिटर्न फाइल नहीं की, तो क्या आप जी 26 में 25 और 26 की दोनों की अगर साथ करता है तो क्या वो एक्टिव फाइलर होगा या ATL में उसको आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, अच्छी बातें कर दें, बिल्कुल कर दें। वो भी करेगा सर ATL पे? जी, वो ATL पे करेगा या एक्टिव फाइलर में आ अगर जाएगा? ड्यू डेट के अंदर अंदर अगर वो फाइल कर रहा है तो सर उसको ATL का ये 25,000 का चालान पे करने की जरूरत नहीं है। 430। अच्छा, दूसरा दूसरा मेरा सवाल था, वो विद होल्डिंग के हवाले से था। जी, विद होल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है अभी तक क्लियर मुझे नहीं हुआ। क्या वो अभी आगे करना भी चल? नहीं आपने क्लियर सर, वो आगे जाके कंप्लीट उसके ऊपर बात ठीक होगी। ठीक है ठीक सर, है। बस सही है, यही पूछ रहा हूँ। थैंक यू मंजूर थैंक खान यू। साहब, मंजूर खान। चलिए जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स की भी जो क्वेश्चंस है वो एड्रेस कर दिए हैं जी। एक और चीज ये की दोनों लेक्चर शेयर सरमत साहब बिल्कुल शेयर हो जाएंगे आपके साथ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला ये कल तक आप लोग को अपलोड हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह आप इसको रिव्यू भी कर सर लीजिएगा, उसको मेरी देख लीजिए। मेरा क्वेश्चन रह गया। जी बोलिए सर, क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये था, एक तो जो है ना आपने क्लियर कर दिया कि 30 सितंबर तक है मतलब ड्यू डेट, तो सर इसमें जी, कोई फर्दर चेंजिंग होगी या बस ये हर साल आपकी? 15 दिन बढ़ा देते हैं, 15 अक्टूबर तक कर देते हैं, लेकिन कोशिश करें 30 से पहले कर दें। अच्छा सर। ठीक है। और सर ये एक आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है, अगर एक बंदा पहले सैलरीड हो और उसके बाद वो मतलब अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करे, तो पहले वो पिछले महीनों का सैलरी का भरेगा कि क्या करेगा सर? ऐसे ही करेगा सर, अगर वो पहले सैलरीड पर्सन था और अब बिजनेस हो गया तो पहले सैलरी करेगा और फिर बिजनेस का करेगा। ठीक हो गया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी ओके मच। सर। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, अल्लाह हाफिज।